दोस्तों नमस्कार। जब दखल राजनीतिक पार्टियों का कम हो जाए और जनता सड़क पर आकर खड़ी हो जाए, सामान्य तौर पर भारत के किसी भी मुद्दे को लेकर ऐसी स्थिति अरसे से आई नहीं है, क्योंकि इस दौर में सरकार के पास या कहें मोदी सत्ता के पास एक मंत्र है। वो मंत्र दरअसल हर चुनाव को जीतने का है और इस मंत्र के आश्रय राजनीति इस तर्ज पर साधी जाती है कि हर मुद्दा दफन हो जाता है। मौजूदा वक्त की स्थिति को ही देख लीजिए। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इस वक्त भारत में रोजगार दे पाने की स्थिति में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ और सिर्फ -0.4% पर आकर खड़ा हो चुका है। इस दौर में भारत के भीतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र जिन कामों में लगा हुआ था और जो भी रोजगार दे रहा था, उसमें लगभग 16% की कमी आ गई है। तो क्या हुआ? हर चुनाव जीत जाते हैं, हर चुनाव के बीच में पैसा बांटा जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बांटा गया, फिर महाराष्ट्र में बांटा गया, फिर बिहार में बांटा गया और अब असम में बांटा जाएगा। तो फिर राजनीतिक तौर पर सारी लड़ाई इस देश के भीतर जब सत्ता के लिए और चुनाव जीतने के लिए होती है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है इस देश में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी सवाल उठाए तो। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है। यह सवाल अलग क्यों है? हमें लगता है कुछ तस्वीरों के जरिए पहले इस बात को समझ लें। राजनीतिक दल की मौजूदगी नहीं है, मुद्दा जनता के बीच का है। इस देश का बड़ा छोटा सा राज्य है, बीजेपी वहां पर काबिज है। बीजेपी के हिंदुत्व और धर्म की राजनीति वहां फिट बैठती है। लेकिन वहां पर गांव से लोग निकलकर सड़कों पर आ जाएं और युवा तबका एक झटके में एकजुट होने लगे, कोई राजनीतिक दल नहीं है। इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। जी, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। अंकिता भंडारी जो आरोपी है, उसको पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? जिस राजनीतिक दल की सत्ता है, वो आरोपी उसी राजनीतिक दल की सत्ता से जुड़ा हुआ है। तो फिर पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? कानून अपना काम करता क्यों नहीं? राजनीतिक दलों ने एक लड़ाई लड़ी जरूर, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन इस दौर में अलग अलग गांवों से निकलते हुए लोग और बात होते होते मुख्यमंत्री के निवास को घेरने तक आ पहुंची। 7 दिन की मोहलत दे दी गई और कहा कि 11 तारीख को सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन इस 7 दिनों में भी मशक्कत जारी रहेगी। सरकार तय कर ले, जनता सड़क पर है। यह मैसेज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं दे रहा है, यह भी उत्तराखंड के भीतर से निकली हुई एक महिला की आवाज है। उसी महिला की आवाज जो इस देश के भीतर जब चुनाव होते हैं तो पैसे ऐसी ही महिलाओं के लिए क्या बांटे जाते हैं, और पहली बार सबको समझ में आ रहा है। यहां तक कि उन युवाओं को भी समझ में आ रहा है। उनकी परिस्थितियां, उनकी बदहाली, उनके सामने का अंधेरा, इन सब के बीच फेल होती गवर्नेंस तो नहीं। तो ऐसे में क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पास कोई ट्रंप कार्ड था? यह ट्रंप कार्ड है, वो ट्रंप कार्ड जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की साख को मजबूत कर देता है। यहां 3 सवाल हैं और उसके बाद उससे बड़े 3 और सवाल हैं। हम उन सवालों को लेकर आज आपके सामने इस देश की परिस्थिति को रखें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को रखें, उससे पहले इस महिला की आवाज, इसकी चेतावनी
सुन तो लीजिए। 11 तारीख को 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। एक हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। एक हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए जिनके नाम सामने आए हैं, और भी कोई वीआईपीज हैं उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं अगले एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, यह सिर्फ न्याय की मांग है। कानून का राज होना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर सरकारें बनती हैं, संविधान को मानना चाहिए। और इस देश की सरकारों को यह नहीं समझना चाहिए कि जो आरोपी है, जिसने गलत काम किया है, वह वीआईपी अगर हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जरा इस पृष्ठभूमि के समक्ष अब उन परिस्थितियों को टटोलना और समझना शुरू कर दीजिए जो इस देश के भीतर एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि हर चुनाव में जीत शायद हर सफलता की गारंटी है, और इस देश के भीतर हर मुद्दों के दफन होने की एक कहानी है। पहला बड़ा मुद्दा, अभी तक मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक गवर्नेंस के तौर तरीकों ने 3 पाठ पढ़ाए हैं। पहला पाठ, इस देश में जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यहां तक कि इस देश के वह इंस्टीट्यूशंस भी जो सरकार के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि इस देश के लिए काम करते हैं। हालांकि सरकार उन्हें दिशा निर्देश देती जरूर है, लेकिन उस दिशा निर्देश के पीछे एक कानून का राज होता है। लेकिन कानून का राज अगर हाशिए पर चला जाए तो फिर इस देश के इंस्टीट्यूशंस का क्या महत्व होगा और उन्हें कैसे काम करना है। तो पहला पाठ इस देश ने देखा और समझा है। यह जान लिया है कि दरअसल इसके आगे कुछ नहीं कर सकते और उस कहानी को आज दोहराने का कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, सीएजी है, सीवीसी है, ये तमाम बातें कोई मायने रखती नहीं है। दूसरा सवाल, इस दौर में जनता जिसे चुनती है तो क्या जनता को चुनने का भी अधिकार इस दौर में खत्म हो गया? बात तो ईवीएम से शुरू हुई थी, फिर एसआईआर पर आई, और बात एसआईआर से निकलते निकलते अब महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव और उसके बाद बीएमसी चुनाव, वहां तक जब जा रही है तो पता चल रहा है ईवीएम और एसआईआर राजनीतिक तौर पर बड़ा विरोध हुआ। तो क्यों नहीं उम्मीदवारों को ही बैठा दिया जाए? तो एक झटके में कई दर्जन उम्मीदवार बैठ गए और निर्विरोध चुने जाने लगे बीजेपी के कॉरपोरेटर, और उनके साथ खड़े राजनीतिक दलों के भी लोग चुने जाने लगे। सामने बीएमसी चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है, बंगाल के साथ 4 और राज्य हैं, और उसके बाद अगले बरस तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो मशक्कत हो रही है उसमें आज ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, उनके हाथ में एक फाइल थी। कहा गया उस फाइल में दरअसल जो एसआईआर की नई लिस्ट है, यानी वोटरों की जो नई लिस्ट एसआईआर के जरिए तैयार हुई है, उसको लेकर वो बैठे और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी चर्चा हुई, उन क्षेत्र पर भी चर्चा हुई जहां पर बीजेपी को मुश्किल आने वाले वक्त में अगर होगी तो उसका समाधान अभी से निकालने की दिशा में बढ़ लिया जाए। तो क्या मसला सिर्फ ईवीएम, एसआईआर और अब कैंडिडेट? और उसके आगे एक तीसरा सवाल है, इस दौर में इलेक्शन कमीशन मायने नहीं रखता है। वो एसआईआर या ईवीएम नहीं, वो बात तो नियम कायदों की है, कानून की है। यानी पैसा बांटते चले जाइए और इस देश के भीतर उठते हुए सवालों को एक झटके में इलेक्शन की प्रक्रिया के भीतर जनता के सामने कैसे मुद्दे आकर खड़े हो जाएं। अब वो क्या चाहते हैं? उन्हें तो पैसा मिल गया, और पैसा ले लीजिए, उसके बाद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो पैसा है नहीं, पैसा कहां से देगी? और यह पैसा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब से तो आया नहीं है। वह उस कॉरपोरेट का होगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा, उस बिजनेसमैन का होगा। इस देश के भीतर जो भी काम अलग अलग क्षेत्रों में गलत तरीके से या फिर एकाधिकार के तहत हो रहे हैं या दिए जा रहे हैं, जाहिर है उन्हें मुनाफा बड़ा होगा, वो पैसा यहां शिफ्ट होगा, इसका असर बाजार पे पड़ेगा, बाजार में महंगाई होगी, जनता पर बोझ पड़ेगा, लेकिन उसकी एवज में चुनाव के समय पैसा बढ़ जाएगा।
यानी तीन सवालों के बीच एक पहला सवाल जो बड़ा उभर कर आता है, इस देश के भीतर चुनाव जीतने की कला सरकार के पास है, लेकिन जनता का भरोसा इस दौर में अगर डिगने लगे तो वो क्या करे? और जनता अगर पॉलिटिकल तौर पे नहीं बल्कि सोशल यानी सामाजिक तौर पर खड़ी होने लगे तो क्या होगा? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस वक्त मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सरकार के पास एक बड़ा कार्ड हमेशा से रहा, वो ट्रंप कार्ड था। ट्रंप कार्ड का मतलब यह है कि इस देश के तमाम कॉरपोरेट, व्यापारी, पैसे वाले लोग, पॉलिसी निर्धारण, इस देश की मार्केट इकोनॉमी को तय करना, शेयर बाजार के रास्ते चलना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के भीतर जो भी संसाधनों की मौजूदगी है उसका दोहन भी करना, उसको बेचना भी, यानी एक पूरा मनी मेकिंग खेल इस देश के भीतर कैसे चल सकता है, यह ट्रंप कार्ड के जरिए बार बार नजर अंतर्राष्ट्रीय छवि जो प्रधानमंत्री ने खुद की बनाई उसके चकाचौंध तले यह देश मानकर चलने लगा, हां एक ट्रंप कार्ड तो है। देश के भीतर का ट्रंप कार्ड चुनाव जीतना है, देश के बाहर का ट्रंप कार्ड अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच अपनी मौजूदगी और उस मौजूदगी के आश्रय अपने देश के अपने वोटरों के लिए उस रास्ते को दिखाना और बताना कि देखिए हमारी कितनी बड़ी पूछ होती है। लेकिन इस दौर के दो तीन सवाल जो उभर कर आए, उसने पहली बार भारत को एक चेतावनी दी है। मौजूदा भारत की राजनीतिक सत्ता संभाले प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी गई है। कैसी धमकी, कैसी चेतावनी, जरा इसे समझने का प्रयास और कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र की परिभाषा यूनाइटेड नेशन तक में उसकी अपनी संप्रभुता और अपनी राजनीतिक सत्ता और जनता के योगदान को लेकर खींची गई है। एक झटके में जो वेनेजुएला में हुआ, वहां के राष्ट्रपति को जिस तरीके से उठा लिया गया, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों की प्रतिक्रिया आई और पहली बार आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा अब हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, बात सुरक्षा तक नहीं, बात तो बिजनेस की भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड में रेयर मेटल्स जो हैं वो दुनिया का 25% हैं। उस रेयर मेटल्स पर कब्जा अभी तक चीन का है जो उसके पास सबसे ज्यादा है, यानी ग्रीनलैंड के रेयर मेटल्स को अगर छोड़ दीजिए तो। लेकिन चीन ने बड़ा पैसा ग्रीनलैंड में भी लगाया हुआ है, निवेश किया हुआ है। जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ जो अमेरिकी प्रतिबंध जब नहीं था, भारत ने भी वहां इन्वेस्ट किया था, भारत भी वहां से तेल लेता था, लेकिन एक झटके में सब कुछ रुक गया। ठीक वैसे ही रुक गया जैसे रशिया के साथ जो भारत तेल ले रहा था उस पर ब्रेक लग गई। यानी दो तीन परिस्थितियों ने इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल खड़े किए, वो पहला सवाल दुनिया में क्या अंतर्राष्ट्रीय सिपाही के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर अमेरिका की चलती है, यानी लोकतंत्र नहीं है, यह पहला सवाल था। और इसके साथ जुड़ा हुआ था भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कंडेम क्यों नहीं किया, यानी क्यों नहीं इसके खिलाफ बोले, चिंता जताई लेकिन खिलाफ खड़े क्यों नहीं हुए। जबकि जिन देशों के साथ भारत इस दौर में सहयोगी है वो तमाम देश विरोध कर रहे हैं। वो चीन है, वो रशिया है, वो ईरान है, वो साउथ अफ्रीका है, वो ब्राजील है। तमाम देश इस दौर में लगातार कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जब ग्रीनलैंड का भी जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया तो पूरे यूरोप के भीतर भी हंगामा मच गया। फ्रांस को कहना पड़ा ये ठीक नहीं है। यूरोपीय कंट्रीज खिलाफ हो गई जो कि वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के साथ थी। यानी एक झटके में इस देश के भीतर वो ट्रंप कार्ड जो दुनिया के लिए टैरिफ के जरिए उभर कर आया था और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी निकटता दिखला रहा था, उसने एक नए तरीके का तार भारत को लेकर यह छेड़ दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। यानी भारत क्या अमेरिका की कोई रियासत है और यहां पर क्या अमेरिका ने किसी रियासत में किसी राजा को नियुक्त कर रखा है? इसीलिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि 2024 तक बनी थी,
अब वो पूरी तरह धराशायी हो गई जब खुले तौर पर वेनेजुएला पर हमला कहें या कहें वहां के राष्ट्रपति को उठाना या कहें पूरे तरीके से गैर कानूनी तरीके से या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पे रख को जो हुआ उसके अगले दिन ही अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं ग्रीनलैंड चाहिए और भी कई देशों का नाम लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल के जवाब में कहते हैं हां हां प्रधानमंत्री मोदी, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, माय गुड फ्रेंड, और उस गुड फ्रेंड को लेकर कहते हैं वो मुझे खुश करने के लिए रूस से उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया क्योंकि वो जानते हैं मैं इससे खुश होऊंगा नहीं। तो क्या वो और टैरिफ लगाएंगे? और टैरिफ लगाएंगे तो किस पर असर पड़ेगा? क्या भारत अमेरिका पर इस तरीके से निर्भर है? एक झटके में यह ट्रंप कार्ड अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के लिए या कहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी धुंधला पड़ गया। उनकी बात सुन लीजिए जो ट्रंप ने कही है। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after Well, they this, wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. तो अब जरा समझ लीजिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को लेकर खुले तौर पर यह कह रहे हैं। यह धमकी है, चेतावनी है या फिर प्यार है, या अमेरिकी दादागिरी है, या भारत को कुछ भी न समझने की सोच है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह बड़ा मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को लेकर दे रहे हैं, या भारत इस दौर में जो चीन और रशिया के करीब जा रहा है उसको लेकर वह बीच में एक मोटी लकीर खींचना चाह रहे हैं। यह माजरा है क्या? जरा इसको परखने से पहले अब भारत के भीतर की परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति दोनों के बीच आपको खड़े होना होगा। समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश में परिवर्तन जो राजनीतिक तौर पर हुआ और बांग्लादेश का युवा जो सड़क पर आया जिसको जेनजी कहा गया, या फिर उससे पहले जो श्रीलंका में हो रहा था, या फिर इस दौर में जो नेपाल में हुआ, इन सब के पीछे कौन था? क्या अमेरिकी ताकतें थी? क्या अमेरिका की मौजूदगी थी? क्या अमेरिका का पैसा था? क्या अमेरिका के जरिए दखलंदाजी थी? या फिर उस देश के भीतर के हालातों के बीच अमेरिका उस दखल के साथ जुटते चला गया जहां पर वो सीधे तौर पर खड़ा हो जाए? और सीधे तौर पर खड़े होने का मतलब उस देश के साथ आर्थिक संबंध उसकी अपनी शर्तों पर बने। और शायद इसीलिए पहली बार जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है, जो क्यूबा और ग्रीनलैंड को लेकर वो कह रहा है, और जिस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है, और इन सब के बीच दुनिया के तमाम देश ये तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल चार्टर के ये खिलाफ है, लेकिन इसके भीतर की परिस्थिति में क्या भारत के भीतर के मुद्दे भी अमेरिका समझ रहा है? और वो ये जानता समझने लगा है कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को माय फ्रेंड कहना उसकी जरूरत है, मजबूरी है? या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो मैसेज के जरिए भारत को भी कहीं कोई चिता तो नहीं रहा है, या भारत के भीतर भी एक असंतोष पैदा करने की कोशिश तो नहीं होगी, या फिर जो असंतोष है उसको हवा देने की कोशिश तो नहीं होगी? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो ईरान में हो रहा है और जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ और उसके बाद चीन जो रिएक्ट हुआ है और चीन के जो रिएक्शन के तरीके हैं, इन तमाम स्थिति में आप पुतिन का जिक्र भी कर सकते हैं। रशिया भी इस बात को कहने से हिचकिचाया नहीं कि कानूनों को ताक पे रख के अपने तरीके की तानाशाही अमेरिका ना चलाए, ये पुतिन कह रहे हैं। और जो चाइना ने कहा वो कहीं ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना खुले तौर पर कह रहा है कि आप वर्ल्ड पुलिसमैन नहीं हैं, आप इंटरनेशनल जज भी नहीं हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह भी है कि वेनेजुएला 19 अरब डॉलर का कर्ज जो था वो चीन का था उस पर। लेकिन बात है कि दुनिया के 150 देशों पर चीन का कर्ज है और लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। जहां जहां भी बेल्ट एंड रोड परियोजना चीन ने फैलाई है वहां वहां उसने कर्ज दिया है। और जब किसी देश को अपने अनुकूल कर लेता है अमेरिका, तो क्या जो कर्ज उस पर होता है वह
कर्ज चुकाने की परिस्थिति में अमेरिका नहीं रहेगा। शायद इसीलिए चीन ने चिताया है अब हम हेग से लेकर सिंगापुर तक कानूनी तौर पर पहल शुरू करेंगे, और इस बार मिसाइल से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर और नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका कहां पर खड़ा है इसको लेकर भी बातचीत होगी, और हम तैयार हैं इसके लिए। तो क्या इस पूरी परिस्थिति में अमेरिका उस संवेदनशील जगहों को लेकर अपने साथ खड़ा करना चाहता है और उसी कड़ी में वो भारत का भी जिक्र कर रहे हैं? यह सवाल वाकई बड़ा है, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान को लेकर भी आज अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं, हमारी नजर पैनी है, हम देख रहे हैं, वह कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो फिर हम मैदान में कूदने को तैयार हैं। ये मैसेजेस दरअसल उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं जिस राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है, उसकी शर्तों पर नहीं है, वहां की कंपनियों को लाभ नहीं दे रहा है, या फिर उससे हटकर वो अमेरिकी साथ में खड़े होकर अपनी अंदरूनी राजनीति को साध रहा है, ट्रंप कार्ड हाथ में लेकर अपने देश के अपने वोटरों को, अपने साथियों को लगातार वह कह रहा है कि देखिए इस चकाचौंध में हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़े हैं, तो क्या उसको डिस्टर्ब किया गया है? जो तीन बड़े सवाल इस दौर में सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं वो भारत के भीतर के आर्थिक परिस्थितियों को लेकर है, भारत के भीतर युवाओं को लेकर है, और भारत के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर है। यानी चुनावी प्रक्रिया में जीत हासिल ही होगी। अब आप इसको डिगा नहीं सकते हैं। जिस रास्ते इस दौर में सरकार चल पड़ी है, या कहें बीजेपी चल पड़ी है, या कहें मोदी सत्ता चल पड़ी है। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण था, इस देश की आर्थिक परिस्थिति और युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति, कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दलों ने मान लिया कि जो पहला सवाल था, यानी चुनावी जीत जब हमारी होगी ही नहीं तो हम किस मुद्दे को उठाएं, और उस मुद्दे को अगर हम उठाते हैं और चुनाव में हार मिलती ही है तो फिर मौजूदा राजनीतिक सत्ता बीजेपी या मोदी सरकार मानकर कहेगी कि देखिए लेजिटिमाइज तो हो गई चीजें, आपने विरोध किया, जनता ने आपको हटा दिया, आपको सत्ता में नहीं लेकर आई, तो लेजिटिमाइज करने की परिस्थिति में अब विपक्ष की राजनीति क्या करेगी? वो खामोश हो गई। और यहीं से अब तीसरा सवाल शुरू होता है, क्या इस देश के भीतर जो इस दौर में अलग अलग मुद्दे अलग अलग राज्यों को प्रभावित करने के लिए उभर कर सामने आए, उसमें इस देश की राजनीति, इस देश की चुनावी प्रक्रिया कोई मायने अब नहीं रखती है, और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल खुद पहल करनी होगी। तो क्या युवाओं की यह पहल भारत के भीतर की तमाम परिस्थितियों को बदल सकती है? और धड़कन इसी बात को लेकर इस दौर में बढ़ी हुई है, क्योंकि सबने महसूस किया कि राजनीतिक तौर पर अरावली का तो धुवन हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया, हर राजनीतिक सत्ता ने किया। इस दौर में हर किसी ने माना कि जिस तरीके से रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, या फिर कोई भी कानून अपने हाथ में ले रहा हो, अगर वह मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी का शख्स है तो उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। यह उन्नाव कांड के वक्त खुलकर नजर भी आया, और अखलाक मामले में भी जिस तरीके से सरकार ने ही पहल अपने तौर पर की कि मामले को रफा दफा कर दीजिए, अब इसको हटा दीजिए, वो तो जज थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। इस देश के भीतर उठने वाला हर वो मुद्दा, उस मुद्दे के राजनीति को ना छू पाने की स्थिति और इन सब के बीच जनता का खड़े हो जाना, यही सवाल तो उत्तराखंड के भीतर पहली बार सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां पर गांव के लोग खड़े हैं, बूढ़ी महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्गवार खड़े हैं, युवा तबका भी खड़ा है, लेकिन राजनीति के आश्रय नहीं। इस दौर में वह उस लोकतंत्र को जीना चाहता है जो कानून के राज के हिसाब से चलता है, और कानून का राज अगर राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए और सत्ता पाने के बाद उसको बरकरार रखने के लिए खत्म कर दिया गया हो तो फिर राजनीति उसमें जीत हासिल नहीं कर पाएगी। यह मैसेज पहली बार इस देश के भीतर है, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में के घटनाक्रम जो इस दौर में उभर कर आ रहे हैं और भारत के पड़ोसी देशों के इर्द गिर्द होते होते बात तो अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा और ग्रीनलैंड तक चली गई है। सवाल दो ही हैं। पहला सवाल,
क्या भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति जो राजनीति के साथ नहीं खड़ी हो, लेकिन जनता उस सफल दबाव को महसूस करने लगी है, जहां वो दबाव बनाती है वहां उसे सफलता मिल जाती है, और सरकार हो, न्यायालय हो या फिर सत्ताधारी लोग हो, उन्हें झुकना पड़ता है। जहां पर राजनीति आ जाती है वहां पर राजनीति चुनाव तक चली जाती है, लेकिन जब जनता का दबाव होता है तो वो राजनीति नहीं। यानी पहली सीख इस देश के भीतर क्या अब ये आ चुकी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करती है, या फिर रास्ता ही वही है, तो क्या अब वो अपने आप को जनता के पीछे जाकर खड़ी कर ले, जिस तरीके से उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने जनता के पीछे खड़े होने ही ठीक समझा। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर के चुनाव प्रक्रिया के साथ जितनी बड़ी तादाद में युवा जुड़े हुए हैं, वो छत्रपों के तौर पर एक वक्त तेजस्वी यादव के साथ भी थे, अखिलेश यादव के साथ भी हैं, ममता बनर्जी के साथ भी हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ भी है, स्टालिन के साथ भी हैं। हमने विपक्षी नेताओं का नाम लिया। उन युवाओं का रोजगार उस राजनीति के पर ही टिका था जो राजनीति सत्ता में आ सकती है। वो छत्रपों के तौर पर उनकी मौजूदगी, लेकिन छत्रपों का संकट जब राजनीतिक तौर पर उन्हें हार दे रहा है, तो उनके साथ खड़े पॉलिटिकल नौजवान, पॉलिटिकल युवा, क्या अब यह मान रहा है कि अब उसे राजनीति साधने के लिए राजनीतिक दलों के साथ खड़े होना नहीं चाहिए? क्योंकि राजनीतिक दलों की सफलता असफलता अब कोई मायने रखती ही नहीं है, तो क्यों नहीं अपने तौर पर अपने मुद्दों के सहारे उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ ली जाए? क्या ऐसी सोच इस दौर में बनी है? चंद मुद्दों के आसरे लगता तो है बनी है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर की परिस्थितियां बतलाती है कि दुनिया की नजर भारत के बाजार पर है, भारत के खनन पर है। भारत के बाजार, भारत के खनन, भारत की पूंजी, भारत के कॉरपोरेट, इन सब पर है दुनिया की नजर, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। तो क्या उसका भी सहयोग, उसकी भी घुसपैठ, उसका भी योगदान, या फिर उसका भी साथ इस दौर में क्या भारत के भीतर उठते हुए अलग अलग मुद्दों के आसरे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके की परिस्थितियों में क्या वो चीजें उभर सकती हैं? यानी संदेश बहुत साफ है। मौजूदा भारतीय राजनीति में वो सत्ता हो या विपक्ष हो, वो राजनीति भारत के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से अब मेल ही नहीं खा रही है। और पहली बार इसको जनता और युवा अगर समझने लगा है, तो भारत में एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में भी बढ़ते हुए कदम आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन उसके तरीके क्या होंगे कोई नहीं जानता है, सिवाय इसके कि एक हलचल, एक धड़कन धड़क तो रही है, हलचल हो तो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।